शुभ संध्या छात्रों। आज गुरुवार तारीख 17 दिसंबर 2020। पिछली तासिका में हमने पाठ 3 भाई भाई का प्रेम यह कहानी शिंदे सर जी से सुनी थी। आपने वो कहानी क्लिप के रूप में भी, वीडियो क्लिप के रूप में भी देखी थी। काफ़ी सुंदर कहानी है यह। आज हम इसी कहानी पर आधारित व्याकरण का कुछ भाग देखने जा रहे हैं। व्याकरण का जो भाग हमें देखना है वो इस पाठ से कुछ इस प्रकार जुड़ा है। आप देख रहे हैं कि इस पाठ में कुछ शब्दों को मैंने रेखांकित किया है, जैसे कि उपजाऊ, भलाई, कटाई, गृहस्थी, यहाँ सहायता, इस तरफ कारणवश, फिर गृहस्थी जो पीछे भी हमने देखा है पिछले पन्ने पर, और यहाँ पर आवश्यकता। ये कुछ शब्द है। फिर इसके नीचे और कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ बताया है सप्रेम, प्रेम, प्रेम भरा, प्रतिदिन, दिन, दैनिक, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, अदृश्य, दृश्य, दृश्यमान। क्या इन चारों शब्दों में, मतलब ये जो चार शब्दों का समूह दिए, चार शब्दों के चार समूह दिए गए हैं कुछ शब्दों के, तो ये जो चार शब्द समूह हैं, क्या आपको इनमें कोई समानता दिखाई दे रही है? जी हाँ, यहाँ पर सप्रेम, प्रेम, प्रेम भरा, ये जो शब्द समूह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक जैसी क्या बात है? बिल्कुल सही। प्रेम यह शब्द जो है वो शब्द सप्रेम इस शब्द में भी दिखाई दे रहा है, प्रेम भरा में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिन शब्द जो है वो कुछ एक स्वरूप में बदला हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी पहले कुछ अक्षर जुड़े हुए हैं। यहाँ तो दिन का स्वरूप ही बदला हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फिर ये शब्द ज्ञान, इसे हम मराठी में ज्ञान कहते हैं, लेकिन हिंदी में ये ज्ञ नहीं कहलाया जाता, बल्कि इसे हिंदी में ज्ञ पढ़ा जाता है, इसलिए मैं इसे ज्ञान पढ़ रही हूँ। ज्ञान में आगे पहले इस शब्द से पहले एक शब्दांश जुड़ा हुआ है, एक अक्षर जुड़ा हुआ है, जो कि है वी जुड़ने से यह शब्द विज्ञान बना है। यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप बदला हुआ है, जैसे कि ये ज्ञान शब्द है, इसमें दूसरे ई की मात्रा लगने से ये ज्ञानी बना है। फिर ये शब्द समूह, इसमें दृश्य शब्द समान दिखाई दे रहा है। दृश्य में दृश्य शब्द से पूर्व पहले एक अक्षर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो है अ, और ये शब्द बना अदृश्य। दृश्य में यहाँ पर अंत में, दृश्य के अंत में दो अक्षर जुड़े हुए हैं, जो कि हैं मान। दृश्य में मान जुड़ने से ये शब्द हुआ दृश्यमान। हम आज यही कुछ सीखने जा रहे हैं कि मूल शब्द में कहीं पर पहले जुड़े हुए कोई अक्षर हमें जब दिखाई देते हैं, तब ये शब्द, मूल शब्द जो है वो कुछ एक हद तक यह परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मूल शब्द है प्रेम, इसमें स अक्षर पहले जुड़ा है, तो ये बन गया सप्रेम।
मूल शब्द है प्रेम। इसमें पीछे की तरफ मतलब के अंत में भरा शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया प्रेम भरा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यदि आप प्रेम से स इस अक्षर को अलग कर देते हैं तो क्या स का कुछ मतलब बनता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। भरा इस शब्द को यदि हम प्रेम से अलग कर दे तो क्या भरा का कोई अलग सा मतलब निकलता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो यही मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस प्रकार के शब्द असल में व्याकरण की परिभाषा में इसे क्या कहा जाता है? आइए आज हम व्याकरण के इस पाठ में यही कुछ देखने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इस पाठ को देखिए भी, सुनिए भी और समझने की कोशिश करिए। ये मैंने आपके लिए व्याकरण का कुछ भाग लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है मैंने व्याकरण का अ भाग, इसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए, मैंने एक शब्द यहाँ पर लिया है, दिन शब्द। दिन शब्द मूल शब्द है। इस मूल शब्द के पहले मतलब शुरू में अगर कोई अक्षर जुड़ता है तो इसका रूप जो है, इस मूल शब्द का रूप कुछ इस प्रकार बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं दिन शब्द लेती हूँ। यहाँ पर दिन शब्द मूल शब्द है। यदि दिन से पहले मैं उसमें प्रति यह शब्दांश जोड़ देती हूँ या सु यह शब्दांश जोड़ देती हूँ तो इसका रूप जो है वो बिल्कुल परिवर्तित होगा। दिन शब्द में यदि पहले से प्रति अक्षर जुड़ जाए, प्रति यह कालांश जुड़ जाए तो ये शब्द क्या बनेगा? प्रति अधिक दिन, प्रतिदिन। यदि दिन शब्द के पहले सु यह शब्दांश जुड़ जाता है तो ये शब्द मिलकर क्या बनेगा? सुदिन। सुदिन मतलब अच्छा दिन। तो यही बात है कि ये जो शब्दांश जुड़े हुए हैं इन्हें शब्दांश कहते हैं। अब आप कहेंगे कि शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्दांश का मतलब है ऐसे कुछ अक्षर जो शब्द का भाग होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, लेकिन वो पूरा शब्द नहीं होता, उसका मतलब कुछ नहीं होता। यदि वो अलग सा रहे तो उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता। जैसे सु या प्रति, अव, स, सु, दुर, निर, क्या इसका कोई मतलब होता है अलग से पढ़ने पर? कुछ भी नहीं। तो यही मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ऐसे कुछ अक्षरों को जिनका अलग सा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो मूल शब्द में जुड़ जाने से, वो मूल शब्द में वो अक्षर, वो शब्दांश जुड़ जाने से उस मूल शब्द को नया रूप मिल जाता है। तो यही मैंने इस तरह के जो शब्दांश होते हैं, इस तरह के जो अक्षर होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा क्या है अब हम पढ़ेंगे। उपसर्ग की परिभाषा मतलब हम मराठी में जिसे व्याख्या कहते हैं वो, हिंदी में हम व्याख्या को कहते हैं परिभाषा। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उपसर्ग किसे कहा जाता है, हम ये पढ़ेंगे। जो शब्दांश मतलब अक्षर, शब्दों के अंश, जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर, ये शब्द ध्यान में रखिए, जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर मतलब मूल शब्द से पहले जुड़ जाता है, उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग पूर्ण शब्द नहीं होते, ये सारे उपसर्ग हैं, ये पूर्ण शब्द नहीं होते, बल्कि ये शब्दांश होते हैं, ये शब्दों के कुछ अंग होते हैं, अंश होते हैं। इनका कोई स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता। ये हमेशा ही
मूल शब्द के पहले जुड़कर मूल शब्द को नया रूप देते हैं। ये जो उपसर्ग है ये हमेशा मूल शब्दों के पहले जुड़ते हैं और इन मूल शब्दों को नया रूप देते हैं, नए शब्द में परिवर्तित करते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि अब देखिए, ये मैंने 3 भाग बनाए हैं। पहला, उपसर्ग। यदि उपसर्ग मूल शब्द में मिल जाता है, मतलब मूल शब्द के पहले यदि उपसर्ग जुड़ जाता है तो उससे क्या नया शब्द बनता है, वो मैंने इस कॉलम में लिखा हुआ है। मूल शब्द है दिन, और दिन शब्द में यदि पहले प्रति जुड़ जाता है तो ये शब्द बनता है प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हर रोज़। मूल शब्द है दिन, इसमें यदि सु जुड़ जाता है तो ये शब्द बनता है सुदिन। सुदिन का मतलब है अच्छा दिन। दूसरा शब्द, मूल शब्द मैंने लिया है गुण। गुण शब्द में यदि हम कौन कौन से उपसर्ग मिलाते हैं तो क्या क्या शब्द बनते हैं, देखिए। गुण से यदि अव शब्द गुण मिलता है, अव शब्दांश मिलता है तो ये शब्द बनता है अवगुण। गुण में यदि स लगता है पहले से तो ये शब्द बनता है सगुण। गुण शब्द में यदि दुर अक्षर मिल जाता है, दुर शब्दांश जुड़ जाता है पहले से, तो ये शब्द होता है दुर्गुण। गुण शब्द में यदि निर शब्द जुड़ जाता है पहले से तो ये शब्द होता है निर्गुण। तो ये है सारे मूल शब्द। अब ये मूल शब्द मैंने लिया है कार। कार से, कार को यदि उपसर्ग जुड़ जाता है उप, तो ये शब्द क्या बनेगा, उपकार। कार में यदि अप जुड़ जाता है तो ये शब्द बनता है अपकार। कार में यदि सा जुड़ जाता है तो ये होता है साकार। अब ये है शासन। शासन में यदि उपसर्ग जुड़ जाता है अनु, तो ये शब्द बनेगा अनुशासन, जिसे हम मराठी में कहते हैं शिस्त। शासन में यदि प्र उपसर्ग के तौर पर जुड़ जाता है तो इसे हम कहेंगे प्रशासन। बच्चों, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मूल शब्द में यदि पहले से कुछ अक्षर, कुछ शब्दांश जुड़ जाते हैं तो उससे ये नए शब्द तैयार हो जाते हैं, बनते हैं, और इन शब्दों के अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। तो इस तरह मैंने उदाहरण के तौर पर ये सारे मूल शब्द यहाँ पर लिए हैं, और इनसे पहले, इनसे पूर्व ये उपसर्ग जुड़ने से ये शब्द नए शब्द बन जाते हैं। अब ये है ज्ञान। ज्ञान से क्या बनता है, देखो, विज्ञान, अज्ञान, सज्ञान, शाप, अभिशाप, उशाप, देश, उपदेश, विदेश, परदेश। स्व भी जुड़ सकता है। स्व जुड़ने से क्या होगा फिर, ये शब्द स्वदेश है ना। अब ये शब्द है समझ। ना जुड़ने से क्या बनेगा, ना समझ, गैर समझ। हाजिर, हाजिर में यदि गैर जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, गैर हाजिर। बल शब्द है, मूल शब्द जो है, मूल शब्द मतलब हम मराठी में मूल शब्द कहते हैं। ये जो है वो पहले वाला शब्द है। इसमें यदि उपसर्ग जुड़ जाता है स तो ये बनेगा सबल। दूर जुड़ जाएगा तो ये बनेगा दुर्बल। निर जुड़ जाएगा तो ये बनेगा निर्बल। ये शब्द है मूल शब्द भाव। भाव में यदि अ जुड़ेगा तो बनेगा अभाव। प्र जुड़ेगा तो बनेगा प्रभाव। स्व जुड़ेगा तो बनेगा स्वभाव। ये है मूल शब्द मान। मान इस मूल शब्द में यदि अभि जुड़ेगा तो ये बनेगा अभिमान। फिर इसमें अप उपसर्ग यदि जुड़ेगा तो ये बनेगा अपमान। स्वाभि अक्षर अगर जुड़ेंगे तो ये बनेगा स्वाभिमान। यहाँ मैंने मूल शब्द लिया है नाम। तो नाम में यदि यह उपसर्ग जुड़ेगा तो ये बनेगा उपनाम। बेनाम, गुमनाम। तो
देखिए ये सारे जो उपसर्ग हमने जोड़े हैं पहले से, इन मूल शब्दों के पहले जोड़े हैं, तो ये जो उपसर्ग है ये एक स्वतंत्र अक्षर है। ये स्वतंत्र अक्षर है, ये शब्दों के अंश है, इसे हम शब्दांश कहते हैं या ये अक्षर है। इन अक्षरों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। यह यदि बिना इन शब्दों के आ जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन जब ये मूल शब्दों से जुड़ते हैं तब इन अक्षरों को ये अर्थ प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त मूल शब्द से पहले, मैंने पहले को जानबूझकर चौकट में डाला है क्योंकि हमें यह शब्द याद रखना है। हम भूल जाते कि उपसर्ग किसे कहते। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले जुड़ जाता है, आगे आ जाता है। उपर्युक्त मूल शब्द से पहले विविध प्रकार के शब्दांश जुड़ने से नए शब्दों का निर्माण हुआ है, अतः इन शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो आशा है कि आप उपसर्ग का मतलब समझ गए होंगे। ऐसे ही कुछ उपसर्ग लगाए हुए मूल शब्द जो नए रूप में हमारे सामने हमारी किताब में हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। अब हम उपसर्ग अ, इस व्याकरण के भाग का दूसरा भाग हम अभी देखने जा रहे हैं। अब ये है ब, ये व्याकरण का दूसरा भाग है। पहला भाग जो था वो उपसर्ग था, अब हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय शब्द की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय भी पूर्ण शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये भी शब्दांश ही होते हैं। उनका भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, अतः ये हमेशा मूल शब्द के पीछे, बाद में, अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ बदलकर उसे नया रूप देते हैं। अब उपसर्ग में हमने क्या देखा था कि जो मूल शब्द है उन मूल शब्दों के पहले उपसर्ग लगता है, यहाँ पर पहले। अब हम प्रत्यय के बारे में देखते हैं तो इसमें बिल्कुल विपरीत स्थिति है। प्रत्यय जो है वो कहाँ जुड़ता है? मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। तो ये जो अक्षर है, ये जो शब्दांश है, इनके भी स्वतंत्र ऐसे कोई अर्थ नहीं होते। इनका कोई स्वतंत्र अलग से अगर देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए क्या क्या प्रत्यय मैंने यहाँ पर उपयोग में लाए हैं, जैसे कि है भरा, पूर्वक, ईक, भर, अंक, मान, दान, वान, दार, औता, वान, पूर्वक। क्या इनके कोई अलग से अर्थ है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। प्रत्यय शब्द भी जो है वो शब्दांश है, शब्दों के अंग है, शब्दों के कुछ अक्षर है। इनका कोई अलग सा स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, बल्कि इन्हें तभी अर्थ प्राप्त होता है जब वे मूल शब्द के अंत में जुड़ेंगे। जैसे कि अब मैंने मूल शब्द लिया है प्रेम। अब इस प्रेम शब्द में यदि अंत में मैं भरा शब्द जोड़ दूँ तो क्या शब्द बनेगा? नया शब्द, बिल्कुल सही, प्रेम भरा। पूर्वक जोड़ दूँ इसके पीछे अंत में तो ये शब्द बनेगा प्रेम पूर्वक। यदि प्रेम में ई अक्षर जोड़ दूँ मैं तो ये शब्द बनेगा, प्रेम को दूसरे ई की मात्रा लगने से ये शब्द बनेगा प्रेमी। प्रेम को दूसरे ई की मात्रा लगने से ये शब्द बना प्रेमी। मतलब प्रेम मूल शब्द है तो ये उसके अंत में लगने वाले या उसके अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय शब्द कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है प्रत्यय। याद रखिए, ध्यान में रखिए कि उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं इस तरफ और प्रत्यय इस तरफ, पीछे की तरफ जुड़ते हैं। अब हम ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण देखेंगे, जैसे कि ज्ञान। ज्ञान में ई जुड़ने से इस न को दूसरे ई की मात्रा मिल जाएगी और ये बनेगा ज्ञानी। दिन को इक
प्रत्यय जुड़ने से ये शब्द का रूप ही बदल जाता है। ये शब्द बनेगा दैनिक। दिन में भर प्रत्यय जुड़ने से ये बनेगा दिन भर। दिन अधिक अंक, ये शब्द बनेगा दिनांक। अब ये शब्द है मूल शब्द दृश्य। दृश्य में ता लगने से शब्द बनेगा दृश्यता। मान शब्द लगने से शब्द बनेगा दृश्यमान। ये है वान और ई, ये प्रत्यय गुण इस मूल शब्द से जुड़ते हैं तो ये शब्द बनेगा गुणवान। गुण को दूसरे की मात्रा लगने से, अंतिम अक्षर में दूसरे की मात्रा मिलने से ये शब्द बनेगा गुणी। अब ये समझ, मूल शब्द है समझ, इसमें दार जब जुड़ता है प्रत्यय तो ये शब्द बनेगा समझदार। औता, यह प्रत्यय यदि जुड़ता है तो ये शब्द बनेगा समझौता। बल में वान प्रत्यय जुड़ने से बलवान शब्द बनेगा। बल में पूर्वक प्रत्यय जुड़ने से ये शब्द बनेगा बलपूर्वक। माननीय, माननीय। बच्चा, बच्चा में यदि पन प्रत्यय जुड़ता है तो देखिए कितना रूप बदल जाता है, ये बदल जाता है बचपन इस शब्द में। चमक, चमक इस मूल शब्द में यदि ईला जुड़ता है तो ये बनेगा चमकीला। ये जो स्वर होता है ना, तो ये स्वर अंतिम अक्षर से जुड़ जाता है तो अंतिम अक्षर को पूरी तरह से बदल देता है, अपने रूप में डाल देता है। तो ये शब्द बना चमकीला। चमक में यदि दार शब्द जुड़ेगा तो ये बनेगा चमकदार। गरम, यह मूल शब्द है, इसमें यदि आहट जुड़ जाता है तो ये बन जाता है गर्माहट। गरम इस शब्द में यदि ई प्रत्यय लग जाता है तो म को दूसरे की मात्रा मिल जाती है तो ये शब्द बनेगा गर्मी। दुकान, अधिकदार, दुकानदार। हाजिर, दूसरे की मात्रा, र को दूसरे की मात्रा, हाजिरी। चित्र, अधिककार, चित्रकार। मीठा, मीठा शब्द जो है मूल शब्द, इसमें आस जुड़ जाता है तो देखो इसमें कितना बदलाव हुआ है, ये बना है मिठास। और देखो इसमें म की मात्रा में भी बदलाव हुआ है। मीठा शब्द में यदि ई जुड़ जाता है तो ठा के ऊपर दूसरे की मात्रा मिल जाती है, ठा के आगे दूसरे की मात्रा मिल जाती है तो ये बनेगा मिठाई। पन जुड़ने से मीठापन। तो आप समझ गए। उपरयुक्त मूल शब्द के अंत में, मैंने अंत में इस शब्द को चौकट की है, वो इसलिए ताकि आपको ये शब्द ध्यान में रखना है और बिल्कुल भूलना नहीं है। उपरयुक्त मूल शब्द में के अंत में विविध शब्दांश जुड़ने से कई नए शब्दों का निर्माण हुआ है, अतः इन शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसके बारे में हमने पढ़ा उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले अक्षर, मूल शब्द से पूर्व, मतलब मूल शब्द के पहले कुछ शब्दांश जुड़ जाने से जो नए शब्द तैयार होते हैं, तो ये मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले अक्षरों को, शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। और आज हमने देखा कि मूल शब्द के पीछे, मूल शब्द के पीछे मतलब इस तरफ अंत में जो अक्षर जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं और ये अक्षर प्रत्यय जुड़ने से यहाँ नए शब्द तैयार होते हैं। आशा है कि आपको व्याकरण का यह उपसर्ग और प्रत्यय यह भाग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। छात्रों, जितना सुंदर हस्ताक्षर में या रेशाएं आँख कर मैंने ये लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप भी ये दोनों पन्ने व्याकरण के इतने ही सुंदर हस्ताक्षर में इसी तरह रेखाएं आँख कर आपको पहले उपसर्ग फिर प्रत्यय ये भाग लिखना है आपकी कॉपी में हिंदी की। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने के लिए दूंगी, वो अभ्यास भी आपको
आज ही करना है और उसे हो सके तो आज ही भेजिए। यदि आप ज़्यादा पढ़ाई के कारण आज नहीं भेज सकते तो इस पढ़ाई को या जो होमवर्क गृह कार्य आप करेंगे उसे कल सुबह 11 बजे तक आपको इसे भेजना है। यदि आप 11 बजे तक भेजते हैं तभी आपकी उपस्थिति दर्ज होगी, ये ध्यान में रखिए। पिछले सोमवार को जो हिंदी का पाठ हुआ था उस पाठ में 7 छात्रों ने कोई पढ़ाई नहीं भेजी थी। मैं चाहती हूँ कि हमारी कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, 30 के 30 छात्रों का अभ्यास फ़ोटो के रूप में मुझे मिल जाना चाहिए। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप इस व्याकरण के भाग को सुंदर हस्ताक्षर में अपनी कॉपी में दर्ज कीजिए।